वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अब क्या होता है? न्यूक्लियस हुलिये का यानी सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। न्यूक्लियस बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। न्यूक्लियस जो सेल के तमाम काम होते हैं उनको सर अंजाम करता है, उनको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस डीएनए होता है। डीएनए का असल मतलब क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लाई, ठीक है, हम डीएनए को कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस हेरिडिट मटेरियल होता है, मतलब कि ये जो डीएनए है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफॉर्म करने में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, यानी माँ बाप से बच्चों तक, यानी रंग का काला होना, कद का छोटा होना, बालों का लंबा होना वगैरह, ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि माँ बाप से बच्चों यानी ऑफस्प्रिंग्स में चेंज होती है। तो इसकी जो जिम्मेदार होता है डीएनए। अब पढ़ते हैं ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, यानी तमाम जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक जानदार होते हैं, उनकी जो सेल होते हैं। अब यूकैरियोटिक जानदार, आपको पता होगा कि वो जानदार जो जैसा कि फंजाई आ जाती है यूकैरियोटिक जानदार में, प्लांट आ जाते हैं, एनिमल आ जाता है और प्रोटिस्टा आ जाता है, वो जानदार होते हैं। उनके जो सेल्स होते हैं हैव अ प्रोमाइट न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस होता है। इन एनिमल सेल्स यानी एनिमल सेल्स में जानवरों के जो सेल्स होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, इनके सेंटर में पाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि ये है, बिल्कुल इसी तरह ये इसके सेंटर में होता है। जो न्यूक्लियस है वो एनिमल सेल्स के सेंटर में होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज इन सेंटर इन एनिमल सेल्स, यानी ये एनिमल सेल के सेंटर में होता है, ठीक है। इन नेचर जब ये प्लांट सेल्स में इट इज पुश्ड टू द साइड ड्यू टू अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल वो होता है जो पानी से भरा होता है, बहुत बड़े से पानी से बड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैक्यूल। जो वैक्यूल है वो प्लांट के सेल को दूसरी तरफ पुश कर देता है। क्या कर देता है? दूसरी तरफ पुश कर देता है। और फिर ये जो प्लांट का जो न्यूक्लियस है वो दरमियान में नहीं होता बल्कि साइड पे होता है, जबकि एनिमल और जो ह्यूमन है उनका जो न्यूक्लियस होता है वो दरमियान यानी मिड में होता है। जैसा कि अगर इस तरह सेल है प्लांट का, वैसे इसकी शेप तो इसी तरह की होती है प्लांट की सेल की, और इसके अंदर ना एक वैक्यूल होता है, बड़ा सा वैक्यूल होता है। वो क्या करता है? वो वैक्यूल इधर होता है तो न्यूक्लियस इधर होता है। जो कि वैक्यूल होता है वो न्यूक्लियस को इधर पुश कर देता है। इधर ये है वैक्यूल और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। जो ये न्यूक्लियस को इधर पुश कर देता है, इसने बहुत सारी जगह घेरी होती है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस को इधर पुश कर देता है। जबकि जो प्लांट सेल है उनके मिड में होता है। जो प्लांट सेल है उनका वैक्यूल छोटा सा होता है, एक साइड पर छोटा सा होता है, ठीक है। जबकि जो एनिमल है उनका वैक्यूल है वो बहुत बड़ा होता है और वो पुश कर देता है न्यूक्लियस को एक साइड। न्यूक्लियस है वो दरमियान में इसीलिए रहता है क्योंकि जो इसके वैक्यूल्स होते हैं ना, वैक्यूल्स वो छोटे होते हैं। मैं एनिमल सेल और प्लांट सेल वाली डायग्राम में से आपको बता देती हूँ कि कैसे ये न्यूक्लियस के एनिमल सेल्स के दरमियान में होता है और प्लांट सेल के साइड पे होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एनिमल सेल है उसका न्यूक्लियस ये है, उसका न्यूक्लियस क्या है? मिड में है, ठीक है। उसका न्यूक्लियस मिड में है, जो कि इसका वैक्यूल छोटा सा है। आप देख सकते हैं इसका वैक्यूल छोटा है, इसके वैक्यूल ने ज़्यादा जगह नहीं घेरी हुई है, जिसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो मिड में होता है। जबकि इसके जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल एक पानी का इसके अंदर पानी होता है, बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है। जो एनिमल सेल है उसका सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? वैक्यूल होता है, ठीक है। उससे छोटा पार्ट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सबसे यानी ये न्यूक्लियस देख सकते हैं आप, इसका वैक्यूल बहुत बड़ा है, तो इसी वजह से इसने इधर धकेला हुआ है इसके न्यूक्लियस को। तो यानी इनका एनिमल सेल का न्यूक्लियस है वो इसीलिए सेंटर में होता है क्योंकि इसका जो वैक्यूल है वो बहुत छोटा होता है, और जबकि जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है वो इसीलिए साइड पर होता है क्योंकि इसका वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, उसके बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है, इसी वजह से वो जो वैक्यूल है वो उसे पुश कर देता है इस साइड पर। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नाउ एज न्यूक्लियर इन्वेलप। ये न्यूक्लियर इन्वेलप की डेफिनेशन है, ठीक है।
इन्होंने इधर बताया हुआ है कि जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन, उनकी डबल झिल्ली नुमा होती है, जो तह होती हैं, यानी तह के ऊपर तह होती है, डबल होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। हम जाकर देखते हैं प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उनमें इसका जो न्यूक्लियस है, इसकी कैसे न्यूक्लियर इन्वेलप है, उसकी कैसे दो तहें हैं, ये देख सकते हैं। इन्होंने इधर बताया हुआ है कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। न्यूक्लियर इन्वेलप इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि इधर इसकी जो दो तहें, इसीलिए इसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहा गया है। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है मुकम्मल न्यूक्लियस का। आप यहाँ मुकम्मल गौर से भी देख सकते हैं कि इसकी दो तहें, फर्स्ट तह ये वाली है और दूसरी तह ये वाली है, इसीलिए ये इसकी डबल तह होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा या आपको बनाने में कोई समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैंने एक वीडियो भी डाल दी है, आप मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के टॉपिक पर है। इट इज़ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल वो होते हैं जो कि अपनी मर्जी से गुजरने देते हैं, कुछ मालिक्यूल्स को गुजरने देते हैं और कुछ मालिक्यूल्स को रोक देते हैं, उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। वो हमने किसमें पढ़ा था? सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था। सेल सेमी परमिएबल अब क्या है, जो कि न्यूक्लियस में है, वो ये है कि ये अपनी जो ज़रूरी मालिक्यूल्स होते हैं उनको अपनी पोर्स में से गुजरने देती हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सेमी परमिएबल। एंड हैज़ मैनी स्मॉल पोर्स, इनकी बहुत छोटी छोटी पोर्स होती हैं, सुराहें होती हैं, कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। चलें जाकर देखते हैं कि कहाँ है इसकी छोटी छोटी सुराहें, और हम देखते हैं इसके न्यूक्लियर पोर्स को। तो ये है न्यूक्लियर की सुराहें, यानी ये इनकी डबल तह होती है, लेकिन इनके अंदर छोटी छोटी सुराहें भी होती हैं, जिससे ये अपने अंदर ज़रूरी मालिक्यूल्स को गुजरने देती हैं, ठीक है। ये है न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। मैं आपको डायग्राम से भी बता देती हूँ। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर पोर है, ये इनकी सुराहें हैं, यानी ये न्यूक्लियस की सुराहें हैं, जिससे ये अपनी ज़रूरी मालिक्यूल्स को अंदर जाने देती है। ये है न्यूक्लियर पोर्स। दी इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी इनर अंदर वाली, यानी जेली जैसे मटेरियल होता है, गाढ़ा सा मटेरियल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। गाढ़ा सा मटेरियल होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आपको छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, ये क्या है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। यानी जो गाढ़े रंग के होता है, गाढ़ा मटेरियल होता है न्यूक्लियस में, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन न्यूक्लियोप्लाज्म, अब ये बताया गया है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, ठीक है। इन न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में देयर आर वन और मोर स्मॉल बॉडीज, यहाँ एक या एक से ज़्यादा छोटी बॉडीज होती हैं, कॉल्ड न्यूक्लियाई, जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। सिंगुलर में न्यूक्लियस कहते हैं, यानी सिंगुलर अल्फाज में हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियस। ये आप देख सकते हैं कि डायग्राम में ये क्या बनाई गई है? ये है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है? अब न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या एक से ज़्यादा बॉडी है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियाई, और सिंगुलर अल्फाज में इन्हें कहते हैं न्यूक्लियस। हेयर, यहाँ राइबोसोम्स आर असेंबल्ड, राइबोसोम्स असेंबल्ड होते हैं, बनते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि राइबोसोम्स प्रोटीन के बनने में मदद फराहम करती हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म contain fine thread-like material known as chromatin, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे की तरह, मोटे धागे की तरह मटेरियल होता है, मादा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटाइन कहते हैं। एक बात मैं बता दूं, ये डेफिनेशन न्यूक्लियर इन्वेलप की, ये न्यूक्लियर पोर की डेफिनेशन है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म की डेफिनेशन है, ये न्यूक्लियस की डेफिनेशन है, यानी न्यूक्लियाई की डेफिनेशन है, और ये क्रोमेटाइन की डेफिनेशन। अब हम जरा आते हैं डायग्राम की तरफ और हम पहचान करते हैं अब क्रोमेटाइन क्या है, दागेनुमा कौन सी चीज़ है। आप यहाँ देख सकते हैं ये दागे जो भी दिया गया है, ये दागे ये आप देख सकते हैं, इस तरह दागे बने हुए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में फैले हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटाइन। इट इज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सोराइबोन्यूक्लाई एसिड, ठीक है, डीएनए, जिसे हम कहते हैं डीएनए। डीएनए का असल मतलब क्या है, लफ्ज़ी मतलब क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लाई है। एड और प्रोटीन, यानी जो क्रोमेटाइन है, क्रोमेटाइन क्या करती है? क्रोमेटाइन जो डीएनए एसिड पर मुश्तमिल होती है और प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। व्हेन अ सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, जब एक सेल, एक हुलिया
डिवाइड होना शुरू करता है, तकसीम होना शुरू करता है, इट्स क्रोमेटाइन, जो इसकी क्रोमेटाइन होती है, ये अब इसका किरदार है, इसका फंक्शन है, यानी इसका काम क्या है, ये न्यूक्लियस में क्या काम करती है, ये सेल में इसका क्या किरदार है। ठीक है, तो किरदार ये है कि जब ये एक सेल डिवाइड होने लगता है तो ये कंडेंस हो जाती है एंड टेक द शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम्स, ये कंडेंस हो जाती है, गाढ़े मादे की तरह और मोटे धागे की तरह अपनी शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो ये डेफिनेशन है क्रोमोसोम्स की। डीएनए कंटेन जीन्स, यानी जो डीएनए है वो कंटेन करता है जीन्स को, यानी कंटेन करता है जीन्स को, विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी जो कंट्रोल करती है तमाम सरगर्मियां सेल की, यानी सेल को बताती हैं कि उसे इस वक्त क्या काम करना है या क्या काम नहीं करना। जिस तरह एक इंसान को उसका दिमाग क्या करता है, सपोर्ट करता है। वो क्या कहता है, अगर कोई चूल्हे पर चीज़ रखी हो उसे इंसान का दिमाग बताता है कि उसे क्या करना है, वो क्या है, वो गर्म है, उसे हम फिर कोई ऐसी चीज़ से उठाते हैं जिससे हमारे जो हाथ है उसको हीट ना लगे, तो हमें कौन बताता है, हमें बताता है हमारा ब्रेन। तो बिल्कुल इसी तरह जो जीन्स हैं वो भी सेल में अहम किरदार अदा करती हैं। डीएनए इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी डीएनए ट्रांसमिशन यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली जो जनरेशन होगी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक माँ बाप की खसूसियात अगली जनरेशन तक पहुँचाना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, डीएनए की जिम्मेदारी होती है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द हेरिडिटरी मटेरियल, इसी वजह से इसे हेरिडिटरी मटेरियल भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो तमाम यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, यानी एनिमल सेल्स है जैसे उसके जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट किस में होता है, वो इसके दरमियान में पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। वो जो प्लांट सेल है उनकी साइड पे पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसकी वैक्यूल ने इसकी जगह घेरी होती है, इसीलिए वो इस जो वैक्यूल है उसे पुश कर देता है साइड पर, जिसकी वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो किस में पाया जाता है, वो उसके साइड पर पाया जाता है। और एनिमल सेल में क्यों, क्योंकि उसका वैक्यूल बहुत छोटा सा होता है, इसीलिए जो उसका न्यूक्लियस है वो दरमियान में होता है। अब बताया गया है बाद में बताया गया है न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, यानी जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द डबल लेयर्स उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। बाद में बताया गया कि बहुत सी पोर्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो ज़रूरी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अंदर आने की इजाज़त देती हैं और बाहर जाने की इजाज़त देती हैं, जिन्हें न्यूक्लियस पोर कहती हैं। ये न्यूक्लियस की जो मेन चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में अब कौन सी चीज़ पाई जाती है, जिस तरह सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है बिल्कुल इसी तरह बताया गया है कि अब न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है। तीन मेन है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर पोर्स है यानी सुराही, और अब तीसरी है कि एक गाढ़ा सा मादा पाया जाता है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद में फंक्शंस बताए गए हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या एक से ज्यादा बॉडीज होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लाई कहते हैं। यहाँ राइबोसोम्स असेंबल्ड होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स क्या सरंजाम देते हैं, क्या काम उनके ज़िम्मे होता है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में क्या। अब नेक्स्ट आता है डीएनए। डीएनए को हम क्या कहते हैं, अपने अल्फाज में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लाई कहते हैं। अब डीएनए की क्या जिम्मेदारी होती है, डीएनए की जिम्मेदारी होती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल करना, और इसी वजह से इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन अ प्रोमाइनेंट न्यूक्लियस, यानी ये प्रोमाइनेंट न्यूक्लियस नहीं होता इनमें। देयर क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड फ्लूइड इन साइटोप्लाज्म, यानी इनका जो क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना होता है, और किसमें तैर रहे होते हैं, वो तैर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में। स्टूडेंट्स, अब एक एमसीक्यूज आ जाता है यहाँ, ऑल यूकैरियोटिक सेल हैव अ प्रोमाइनेंट न्यूक्लियस, यानी जो तमाम यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनका प्रोमाइनेंट न्यूक्लियस होता है। और पीछे क्या लिखा हुआ था, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव नॉट अ प्रोमाइनेंट न्यूक्लियस। तो इसका एमसीक्यू आ सकता है कि डज यूकैरियोटिक सेल हैव अ प्रोमाइनेंट न्यूक्लियस, यानी क्या यूकैरियोटिक सेल का प्रोमाइनेंट न्यूक्लियस होता है। आपने लिखना है यस, यूकैरियोटिक सेल हैव अ प्रोमाइनेंट न्यूक्लियस। इसका एमसीक्यू भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है।
या नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, दी न्यूक्लियस सर्व एज अ सेल्स कंट्रोल सेंटर, यानी न्यूक्लियस सर्व किसके लिए करता है, न्यूक्लियस सेल में क्या करता रहा है, ये इसका एक फंक्शन है, ठीक है। यानी न्यूक्लियस सेल में कंट्रोल, यानी ये सेल के तमाम कामों को कंट्रोल करता है, यानी न्यूक्लियस सेल में तमाम कामों को कंट्रोल करता है। इट ओवरसीज सेलुलर एक्टिविटीज बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ये सेलुलर एक्टिविटीज, सेलुलर सरगर्मियां करता है, क्यों करता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि न्यूक्लियस में 3 मेन चीजें पाई जाती है, न्यूक्लियर इन्वेलप यानी जो डबल होती है उसके लिए, न्यूक्लियर पोर जो कि सुराहें होती है, न्यूक्लियर प्लाज्म जो कि गाढ़ा मादा होता है। अब ये आप समझ रही होंगी ये भी पाया जाता है, नहीं ये भी नहीं पाया जाता, बट 3 ही मेन होते हैं, बल्कि जो न्यूक्लियर प्लाज्म है इसमें ही न्यूक्लाई होता है, क्रोमैटाइन होता है, क्रोमोसोम होता है और डीएनए होता है जो कि अहम किरदार अदा करता है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको मेरा मेथड समझ आ गया होगा, लेकिन अभी तक भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हम ज़्यादा मेहनत करके आप